बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और गुड मॉर्निंग पब्लिक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सहरिश सलीम। खुश आमदीद कहते हैं आपको, वेलकम टू द शो। आज का दिन उम्मीद करते हैं आपका अच्छा गुजर रहा होगा, आज के दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। मेरे दिन की शुरुआत तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है। आज सुबह आते हुए मैंने देखा धुंध भी नहीं थी और स्मोक भी नहीं थी और बारिश का सुना था कि 28 से शुरू हो जाएंगी। देखते हैं क्या होता है। 29 जनवरी हो चुका है, मंडे का दिन है, आज हफ्ते का पहला दिन है और कामों पे लोग जा चुके होंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि आज हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। बात करेंगे हम आज के इंतखाबी मंशूर के हवाले से, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ ही एंकर भी मौजूद हैं। आफ्टर ऑल ड्राइविंग सीट पर वही हैं, उनका साथ देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। हरमीत सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सियासी अखाड़े सज चुके हैं और गहमा गहमी तो हमें नज़र आती है, लेकिन जो मौसम की बात है, कल कुछ तस्वीर हमारे सामने आई जो हमने देखी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर। फिर अगर हम जाते हैं वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ ऐसे इलाके जो हैं वो हम देख रहे हैं कि जहाँ पर बर्फबारी भी हुई है। लेकिन इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो आज सुबह से तकरीबन सुबह 5 बजे से बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और रावलपिंडी और मुलायका इलाकों में भी क्योंकि हम देख रहे थे कि जो ड्राई मौसम था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी भी थी। और पहली बार हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे खूबसूरत इलाके, चाहे वो मलाम जाबा के इलाके हों, सवात के इलाके हों, आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएँ, बलूचिस्तान की तरफ जाएँ, तो आपको इन दिनों में आपको तमाम तर जो पहाड़ियाँ होती हैं, वो चोटियाँ, वो आपको सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई नज़र आती। लेकिन इस बार कुछ चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ थी और जो तस्वीर हमारे सामने आई वो इंतहाई खौफनाक थी, जिसकी वजह से परेशानी भी है। परेशानी ये है कि गर्मी आएंगी तो फिर क्या पानी की किल्लत होगी, और पानी की किल्लत के साथ साथ जब बारिशें ज़्यादा होंगी तब मसला ये होगा कि सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो भी मुमकिन हो सकती हैं। तो ये सारी सूरत हाल में मेरे ख्याल में बारिश का जो पहला क़तरा है, अब हम देख रहे हैं कि मरी के आसपास भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं, मौसम औसम हो चुका है और मेरे ख्याल में होना भी चाहिए क्योंकि सर्दियों के आखिरी दिन है। जनवरी का महीना आपको पता है कि जनवरी के एंड होने वाला है और फिर फरवरी में इतनी ज़्यादा मौसम उस तरह सर्द नहीं रहता, लेकिन बहरहाल मौसम बदल चुका है। गर्मी का आगाज़ आज मैंने देखा कि सर्दी जो है वो ख़त्म हो रही है और गर्मी जो है वो बहुत जल्दी आना शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि सर्दी थोड़ा और रहती तो ज़्यादा अच्छा था क्योंकि खुश्क मौसम है और लोग ज़्यादा बीमार भी हो रहे हैं। मुझे खुद आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं भी आज बड़ी मुश्किल से मॉर्निंग शो में पहुंची हूं। लेकिन खैर जी, अपने आज के प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर है और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में जल्द से जलूस और रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं और जहाँ आवाम का दिल जीतने की इतनी ज़्यादा कोशिश की जा रही है, वहाँ पे इंतखाबी मंशूर जो है उसको भी इस लिहाज से डिज़ाइन किया गया है जिसकी पाकिस्तानी आवाम को और एक आम शहरी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने इंतखाबी मंशूर भी पेश किए हैं और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा है कि जो भी इंतखाबी मंशूर में चीज़ें वो डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी वो राइट डाउन कर रहे हैं, जैसे कि बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा था कि मैंने अपना जो 10 निकाती एजेंडा है वो अपने हाथ से तहरीर किया है। तो इसी तरह बाकी जमातों ने भी इंतखाबी मंशूर हैं जो वो डिज़ाइन किए हैं। PTI का इंतखाबी मंशूर भी कल सामने आ चुका है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रईस इंसारी, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम। आज आपको हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। आप देख सकते हैं सियासी सूरत हाल क्या है, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा चल रहा है और इतनी गहमा गहमी है कि इंतखाबी मंशूर पे आज हमने बात करने के लिए इस टॉपिक को डिज़ाइन किया है। आप ये देखें कि आवाम का दिल जीतने की, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, कितनी ज़्यादा कोशिश की जा रही है। आप इस पर क्या कहेंगे कि एक इंतखाबी मंशूर जो होता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कितना ज़रूरी होता है? देखिए, पहली बात यह है कि मैंने मंशूर देखे हैं और बड़े बड़े भी हैं। पीपल्स पार्टी का भी है, नून लीग का भी है, तहरीक इंसाफ का भी है। लेकिन आप ये देखें कि इसमें एक नई बात कौन सी है? नई बात कोई नहीं है। यही वो पार्टियां हैं जो पहले तमाम हुकूमतें करती चली आ रही हैं। पिछले 40 साल में इन्होंने क्या बेहतरी लाए, क्या लोगों के लिए किया। 40 साल के दौरान आप देखें कि तो डिटेरिएट होता चला गया, सारा मामला जो ख़राब होता चला गया।
माशी हालात बुरे हैं यहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बुरी है। तो अब ये जो अपना ये क्या लेंगे चूरन बेचते हैं ना, उसमें बस अनहोनी चीज़ें भी बहुत हैं कि जी हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे और हम बस लहर बहर कर देंगे, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। भाई अंसारी साहब, एक तरफ तो बिजली, एक तरफ 300 यूनिट का मुकाबला है तो दूसरी जानब 200 यूनिट का फ्री का मुकाबला है, और हालांकि बिजली है नहीं और बिजली गायब है। इस सर्दियों में भी बिजली नहीं है, गैस की लोड शेडिंग पहले से है। इस सारी सूरत हाल में सर आपको क्या लगता है कि जिस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स आप पे आवाज़ बुलंद कर रहा है, अल जजीरा से लेकर बड़े बड़े जो इंटरनेशनल मीडिया है वो सवालात उठा रहा है, आलमी मुबसरीन पाकिस्तान की तरफ नहीं आ रहे, तो ये कितना कंट्रोवर्शियल होगा इलेक्शन अगर होता है, और इलेक्शन के बाद क्या क्या मामला आपको सुधरते हुए चीज़ें नज़र आती हैं? अब ये सब आपने खुद ही कहा कि अगर होता है तो ये जो इलेक्शन है, आप जिस तरह इलेक्शन हो रहा है ये आपके सामने है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक पार्टी खुद कहना शुरू कर दे कि हम चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, हमारी पार्टी आ गई है। ऐसा कभी भी किसी में हमने देखा नहीं है। जो जीत भी रहा हो ना, वो भी ये नहीं कहता कि हम आ रहे हैं और चौथी बार हमारा वज़ीर-ए-आज़म होगा। बात यह है कि इंटरनेशनल इशू लोग उठाएंगे, ह्यूमन राइट वॉच भी उठाएगी और ये सारी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें बात करेंगी। आप जो हालात हैं वो देख लें, आपके सामने हैं। जो इलेक्शन है उसमें सबको फेयर एंड फ्री हिस्सा लेने देना चाहिए। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अगर 9 मई का वाक़या हुआ, जो लोग जहाँ भी एंटर हुए, आर्मी इंस्टॉलेशन बहुत हसास होती हैं। मैं तो कहता हूँ ये पब्लिक न्यूज़ का जो ऑफिस है, यहाँ भी किसी को एंटर होने की इजाज़त नहीं है। आप उन्हें गोली मार दें, आप उन्हें सख्त सज़ा दें, लेकिन जो उसमें नहीं थे उनका तो कोई कसूर नहीं है। अब देखें ना, इस तरह इलेक्शन नहीं होते। अब हालात जो ख़राब होते चले जा रहे हैं, कराची में झगड़ा हुआ, लाहौर में 1-2 झगड़े हो चुके हैं, और जिस तरह जो PTI है। अंसारी साहब, एक और चीज़, आप ख़ासे तजुर्बा रखते हैं और सियासत पर ज़्यादा आपकी गहरी नज़र है। हम जो इस इलेक्शन की बात करें, कल हमने देखा कि पुरअमन रैली थी और 3 तलवार में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जो पुलिस इस वक्त, आपको याद है अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म थी डॉन, जिसमें 11 मुल्कों की पुलिस उसके पीछे थी और वो आगे आगे बम्बई के गली कूचों में भाग रहे थे। वही सूरत हाल कल हमें खैबर पख्तूनख्वा में भी नजर आई, सिंध में, पंजाब बलूचिस्तान में नजर आई। ये क्या कर रहे हैं हम? ये हुकूमत या पुलिस से ये जो फरीज़ा जिसको अंजाम देना चाहिए था, जो नहीं अंजाम दे रही, और डकैती और इस किस्म की जो CCTV फुटेज हमारे सामने आ रही है, ये कितना इस पुलिस की साख को नुकसान पहुंचा रही है? देखिए, पुलिस की साख को तो नुकसान क्या पहुंचना, पुलिस की साख पहले कब है। अगर ये जो पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, देखिए सियासी इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, ये सियासी इंजीनियरिंग है। अब देखें, एक पुरअमन रैली है, इलेक्शन में रैली निकलती हैं, इकट्ठे होकर लोग बाहर आते हैं। अगर वो अमन-ओ-मान ख़राब करें फिर तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन में अमन-ओ-मान ख़राब नहीं होता कभी। लोग कंपेन करने निकले हुए हैं, कंपेन कर रहे हैं। अब इस तरह पुरअमन लोगों पे आप इस तरह किस तरह हमला कर सकती है पुलिस? मतलब पुलिस नहीं कर रही, जो करवा रहे हैं पुलिस वो कर रही है। लेकिन पुलिस याद रखें, पुलिस को कभी भी किसी का अलाकार नहीं बनना चाहिए। पुलिस को ये कहना चाहिए कि ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, पुरअमन है, हम इनको किस तरह अरेस्ट करें। मुल्तान में जवेद हाशमी साहब हैं, उनके दामाद को उठा कर ले गए, उनके नवासे को उठा कर ले गए। मतलब इस तरह जो इलेक्शन हो रहा है, इसके नताइज याद रखिएगा, बाद में नताइज जो है ना उसके ठीक नहीं होंगे। और आखिरी बात जो पूछी आपने, KPK में हालात ख़राब हैं, लेकिन जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, जो अल्लाह ना करे, मुझे नज़र आ रहा है कि इलेक्शन के करीब और इलेक्शन के दिन वहाँ हालात बिगड़ सकते हैं। लिहाजा लोगों को फेयर एंड फ्री इलेक्शन में हिस्सा लेने दें, उनको वोट डालने दें। और मैं सियासी जमातों को भी कहना चाहता हूँ कि पहले पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा हो चुका है, नून लीग के साथ भी हो चुका है। ये सियासी पार्टियाँ, पता नहीं कौन सी जमहूरियत है कि एक सियासी पार्टी को दबाया जा रहा है, सारी खुश हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कल उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। और जलसों में ये कहा भी जाता है कि जो हम दूर करेंगे जमहूरी बहरान, हालांकि उनको इस वक्त नज़र भी आ रहा है कि क्या चल रहा है, इसके बावजूद ये दावा किया जाता है। दावों से मुझे ये बात याद आई है कि महंगाई की जहाँ तक बात है, नून लीग की जानिब से कहा जाता है कि स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो कि लैपटॉप से महरूम रह जाएगा। बेसिक नीड्स सबसे पहले तो एक स्टूडेंट की पूरी होनी चाहिए। और जहाँ तक थोड़ी देर पहले हमीद ने भी जिक्र किया कि मुफ्त यूनिट्स दिए जाएंगे, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और नून लीग की जानिब से भी अब ये कहा जा रहा है पहले बिजली तो सस्ती की जाए ना, उसके बाद फिर मुफ्त क्या मिलेगा ये तो उसके बाद की बात है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिजली कहाँ से मुफ्त मिलेगी? बिजली तो इनके कंट्रोल में ही नहीं है। मैंने कहा ना, जो मंशूर है ये खाली दावे हैं, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनके हालात जो हैं इनके हाथ से निकल चुके हैं। जो आपने बात की ना
बिजली सस्ती करने की हमें सिस्टम बनाना पड़ता है। आप देखिए ना, दिल्ली में केजरीवाल ने सिस्टम बनाया, उन्होंने ये नहीं किया कि वो रोज़ किसी मोहसिन नकवी की तरह रोज़ एक ब्रिज पे आके खड़े हो जाते हैं, रोज़ एक हॉस्पिटल में खड़े हो जाते हैं। उन्होंने सिस्टम बनाया, 20 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूलों में चले गए हैं, बिजली 200 यूनिट तक फ्री कर दी। उसने यहाँ तक कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हर घर को सालाना 60,000 रुपये देंगे, यानी पाकिस्तानी 2-2.25 लाख हर घर को देंगे हम। ये सिस्टम बनता है। यहाँ हम एडॉक बेसिस पे काम करते हैं कि ये यहाँ जाके हम वो काम करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ हम क्या काम करते हैं जो हमें नज़र आए। अब आप देखिए, कई पुलिस स्टेशन को 5 स्टार होटल बना दिया गया। पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। किसी यूरोपियन ममालिक में जाके देखें, पुलिस स्टेशन है, एक विंडो है और वहाँ स्टील की 8 कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, कोई आए अपना रिपोर्ट जमा कराए और चला जाए। कोई बड़े बड़े फानूस वहाँ नहीं लगाए जाते। ये सिर्फ वो काम करते हैं जो दिखावे के तौर पे हो, ये सिस्टम चेंज नहीं करते। लिहाजा सर, अगर हम देखें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही है सोशल मीडिया पे, सारी चीज़ें मंजराम पर अलग अगर बड़े चैनल नहीं दिखा सकते, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जो आम आदमी की रसाई तक भी और चीज़ें आई जाती हैं। सर, इस सारी सूरत हाल में अब मामला ये कि तमाम तर पार्टियाँ जो हैं उनकी नज़र आज़ाद उम्मीदवारों पर है। आपको क्या लगता है सर कि जिस तरह जो वफादारियाँ तब्दील हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सारे लोग जो है अपने खान साहब के साथ उनका ताल्लुक था, लेकिन बदलते हुए हमें नजर आए, आने वाले इस इलेक्शन के बाद इनकी क्या मंडियां उसी तरह सजेंगी जो 1985 में सजी थी, और पीटीआई को इस वक्त कितना मजीद नुकसान होगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पीटीआई को पहले नुकसान तो ये हुआ कि बल्ले का निशान चला गया उनका, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं उस रोज़ भी कह रहा था कि अगर ये बल्ले का निशान रहता, ये पहला इलेक्शन होता जिसमें लोगों को जो है ना ज़्यादा उम्मीदवारों को पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना होती। लेकिन जो ये आज़ाद आ रहे हैं, इनमें आपको मैं थोड़ा सा नाम नहीं लेना चाहता, आप कई हल्के उठा के देखें जहाँ पीटीआई के उम्मीदवार को जो है वो पुलिस कुछ कह ही नहीं रही। वो उसको रैली भी करने दे रही है, कन्वेंशन भी करने दे रही है। वो जो है वो तो सारे के सारे वो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन इसमें डर है, कुछ लोग खौफ की वजह से मिल जाते हैं, कुछ को मिलाया जाएगा, कुछ ऑलरेडी उनके पाइपलाइन में होंगे जिनसे उनकी बातचीत चल रही होगी। ये क्योंकि सारे आज़ाद हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा अंदाज़ा यही है कि ये मंडियां लगेंगी। हो सकता है मैं गलत हूँ, और उसके बाद खरीदो फरोख्त भी होगी। लेकिन अजहरी साहब, एक और चीज़ जो हम इस वक्त देख रहे हैं, जो सूरत हाल हमने पिंडी में देखी है, खाली कुर्सियों से शहबाज शरीफ साहब ने जो है बड़ा जोशीला खिताब किया। फिर हमने बिलावल भुट्टो साहब को देखा, क्योंकि मुझे पता है लियाकत बाग को भरने के लिए सिर्फ 5,000 लोग चाहिए। मैंने रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा वहाँ पर की है, लेकिन मैंने कल भी खाली कुर्सियाँ देखी, परसों भी खाली कुर्सियाँ देखी। इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब का पड़ाव जो है वो लाहौर की तरफ है। क्या कोई सिग्नल दिया गया है जरदारी साहब को कि जो बेटे का ख्वाब आपने सजाया और बेटे ने आपका ख्वाब सजाया कि आप सदर बनेंगे और बेटा वज़ीर आज़म बनेगा, या चाचा भतीजा भतीजा चाचा, ऐसी कोई गेम आपको क्या नजर आती? किसका पड़ना इस वक्त भारी नजर आ रहा है सर? देखिए, ये सियासत है, सियासत को कहते हैं डे टू डे चेंज होती है। ये बाज़ को सुबह कुछ होती है, शाम कुछ होती है। लेकिन जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि जरदारी साहब के सदर के लिए, तो इसमें फिर लोग असेस करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये पंजाब की तरफ आए, शायद इनसे भी कोई डील हो गई है। और वज़ीर आज़म अगर नवाज शरीफ होंगे और सूबे में अगर वज़ीर आला शहबाज शरीफ होंगे पंजाब में, तो सदर जरदारी साहब होंगे। ये लोगों को कुछ इशारे उनके बातों से लोगों को इशारे मिल रहे हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है अभी तक ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन पंजाब में उनका जोर इसलिए है। बिलावल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं कि जो पीपल्स, वो जैसे कि कह भी रहे थे कि पीटीआई के जो वोटर्स हैं वो अपना वोट ज़ाया ना करें, वो हमारी तरफ आएँ तो उनको बुनियादी सहूलियात हम फराहम करेंगे। नहीं, बिलावल साहब इसलिए कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि अब क्योंकि उनका बल्ले का निशान उनके पास है नहीं, उन्हें पता जिस तरह उनके विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा फिर मुझे वोट दें। कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि वो अगर वोट लेके कुछ फ़र्ज़ करें सीटें कौमी असम्बली में बिलावल पीपल्स पार्टी ज़्यादा ले जाती है, तो फिर वो हक रखते हैं, वो कहेंगे जी जो हमने आपके साथ मिलना था नून लीग से, तो नून लीग हमें मिले, क्योंकि कौमी असम्बली में सीटें हमारी ज़्यादा हैं, लिहाजा नून लीग हमारा साथ दे, प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा। इसलिए वो ज़ोर लगा रहे हैं, और पंजाब में उनका बहुत ज़ोर लगा रहे हैं। लेकिन पंजाब में हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा कि उनकी जो ऑलरेडी जुनूबी पंजाब में 2-4 सीटें होती हैं, या एक
राजा परवेज़ अशरफ की, उससे ज़्यादा अभी नज़र भी नहीं अंसारी आ साहब, रहा। इस सारी सूरत हाल में हम पीपल्स पार्टी को देखते हैं कि ज़्यादातर जो है सिंध की तरफ और सिंध में ही उनको कामयाबी मिलती है। इस बार आपको क्या लगता है, क्योंकि जीडीए, नून लीग, एमक्यूएम और दीगर छोटी मोटी पार्टी जो है वो भी इकट्ठी हो चुकी हैं, तो ऐसे इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी को कितने मुश्किलात का सामना, या जिस तरह पहले मुश्किलात शुरू हुई थी, पकड़ दकड़ और कुछ लोगों के नाम जो है ईसीएल में डाले गए थे, तो उसको अचानक जो है वहां से रिलीफ मिलना, आपको लगता है कि यहां से भी कोई रिलीफ मिल जाएगा पीपल्स पार्टी को दोबारा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन माजरत, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पीपल्स पार्टी को कोई ऐसा रिलीफ मिलेगा। पीपल्स पार्टी जिस तरह आपने पहले भी बात की, इशारे तो कोई मुझे अभी मिलते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बिलावल साहब बहुत जाराना खेल पेश कर रहे हैं, और जाराना ऐसे है कि वो नून लीग पे बहुत हमले कर रहे हैं, लेकिन अब नून लीग ने आके इनडायरेक्ट उनको ना थोड़ा बहुत जो है उन पर तनकीद शुरू की है, और क्योंकि शायद इसलिए नहीं नून लीग खुल कर आ रही कि बाद में उनकी साथ चाहिए होगा उनको, जिस तरह पहले एक दूसरे से दस्तो गिरेबान रहे और फिर पीडीएम में इकट्ठे बैठ गए, अब भी अगर वो एक दूसरे पर तनकीद करेंगे, बाद में बैठना इन्होंने इकट्ठे ही है। जो लाइन को है इकट्ठे बैठने की, उसमें पीपल पार्टी कुछ ना कहीं तो बार्गेन करेगी। जो आपने बात की, जो मुझे लग रहा है कि अगर जो लाइन है बार्गेन हो, तो बलूचिस्तान जो है हो सकता है वो पीपल्स पार्टी को कहा जाए कि आप अपनी हुकूमत बना लें, सिंध में आप अपनी बना लें, सेंटर में नून लीग हो, पंजाब में ये हो। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के साथ अब बलूचिस्तान पे फोकस भी बहुत ज़्यादा किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें जो आपने पहले बात की थी ना, हमने बिलावल साहब ने जो सदर की बात की जरदारी साहब के, तो उसमें लग रहा है कोई कि जो बलूचिस्तान है उसमें कहा जाएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत तश्कील दे ले, और सिंध में उनकी होगी, सेंटर में नून लीग की जो है बन सकती है, पंजाब में अंडरस्टूड है फिर नून लीग की बनेगी, बीच में आईपीपी, बहुत आपको पता है कि आईपीपी भी अहम है, क्योंकि वो इसलिए अहम है कि उनको जो नवाज शरीफ हैं वो बिल्कुल कोई किसी के साथ सीट नहीं देना चाहते थे, लेकिन जो प्रेशर था उनमें उनको 7 सीटें मिली, बहुत अहम है। 10 वो लोग हैं जो मुनर्रफ अरकान, उनको सीटें दी गई, तो नून लीग जहाँ देख रही है खुद हुकूमत में आने के लिए, उनको भी कोई आसानी नहीं होगी, बहुत दुश्वारी का सामना है। उसमें आईपीपी की सीट जो है वो नून लीग की अपनी सीट्स हैं जो दी गई हैं। नून लीग की लाहौर में बड़ी अहम सीटें 2 128 में और 117 में जो आईपीपी को दे दी गई, तो एक एक सीट बहुत अहम होती है, तो नून लीग को भी कोई इतनी आसानी नहीं होगी हुकूमत बनाने में, उनको भी जो जिस तरह ये सियासी इंजीनियरिंग हो रही है उसमें भी उनको टाइट रखा जाएगा। जी बिल्कुल, आवाम को भी अट्रैक्ट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। रईस अंसारी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। देखो ऑन पब्लिक। गुड मॉर्निंग पब्लिक, वेलकम बैक टू द शो। अभी हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाए तो हमें इस हवाले से कुछ बेहतरी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। बाकी ज़ाहिर सी बात है जो बड़ी सियासी जमातें उनकी निस्बत मुख्तलिफ सियासी जलसे हो रहे हैं, जलूस हो रहे हैं, रैलियाँ भी हो रही हैं मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन PTI उस तरह से एक्टिव नहीं है। इस पर भी आज बात कर लेते हैं। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो PTI के जो थे वो उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उनके जो इंतखाबी निशान है वो ऐसे हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बात करी, मुझे नहीं लगता कि अवाम जो है वो उनको इतनी आसानी से पहचान पाएंगे। हरमीत, इस पर आप क्या कहेंगे? सरश नहीं, एक चीज़ तो हम ये देख रहे हैं कि आपकी बात दुरुस्त है कि एक तरफ जो सूरत हाल है PTI के साथ जो कुछ हुआ, कल जो कुछ हुआ, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि पुलिस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जब जलसे होते हैं वहाँ पे तमाम जो लोकल इंतज़ामिया है वो कुर्सियाँ ठीक करती हुई नज़र आती है, बाकायदा वीडियोज़ में सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। कल हमने देखा कि जिस तरह कॉर्नर मीटिंग्स जिस तरह चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर पुलिस बाकायदा पहुँच जाती है और कुर्सियाँ उठाने पहुँच जाए, एक तरफ कुर्सियाँ रखने तो दूसरी तरफ कुर्सियाँ उठाने पहुँच जाती है। तो ये चीज तो इसमें कोई शक नहीं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, वो प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी जा रही है PTI को। लेकिन जो आप कह रही हैं कि बिल्कुल आजाद उम्मीदवार जिस हलके से लड़ रहे हैं, तो अब वहां पे जो लोग हैं, PTI ने डिजिटल मीडिया के थ्रू जो सोशल
मीडिया के थ्रू बड़ी ज़बरदस्त कंपेन तो की है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ हल्के हैं वहाँ पे भी पहचानना अब कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो करना होता है, जिन्होंने वोट देना होता है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि अभी मुख्तलिफ हल्कों को मैं गया हूँ तो वहाँ पर मुख्तलिफ ऐसे लोग मैंने देखे जिन्होंने इमरान खान की तस्वीर तो लगाई है, लेकिन जो कैंडिडेट तहरीक इंसाफ का है उसको सब लोग पहले से पहचान चुके हैं कि ये टिकट इन्हीं को मिला है, दीगर जो लोग हैं वो सिर्फ तस्वीर से ही काम चला रहे हैं। तो ये चीज़ें नज़र आती है। लेकिन हाँ, ये सवाल है कि क्या आज़ाद उम्मीदवार जो है वो पार्टी के साथ उसी तरह जो है वफादारी निभाएंगे, या जिस तरह हमने अभी एक साल में वफादारी तब्दीलियाँ जो है वो देखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते देखी, तो शायद आने वाले दिनों में इनकी बड़ी ख़ास हैसियत भी होगी। और मेरे ख्याल में जो अभी हमारे अंसारी साहब ने जो बात की कि मंडियाँ जो है वो भी मज़ीद सजने को तैयार होंगी। 2018 में जब हमने देखा कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो किस तरह से पीटीआई में शामिल हुए थे, अभी अगले इलेक्शंस में देखते हैं कि इस तरह की क्या सिचुएशन जो है वो देखने में नज़र आती है। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ अहमद ओवैस साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। बाहर के जमात इंतखाबात से बाहर है, लेकिन फिर भी उम्मीदवार जो हैं वो ज़ाहिर सी बात अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, देखने में यह रहा है। आपको क्या लगता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हुए भी अपनी पार्टी के साथ ही रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है, और मैं ये कहूँगा कि इस वक्त तक जो कुछ हो रहा है, तमाम वो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाए। उनका सिंबल ले लिया, उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका आया तो वो अवेलेबल नहीं है, फील्ड ही अवेलेबल नहीं है। और फिर जिस दिन वो कहते हैं कि हमने आज रैली निकालनी है, कहीं इकट्ठे होना है, कोई जलसा करना है, तो ख़ास उस दिन के लिए, उस वक्त के लिए वो सेक्शन 144 लगा दिया जाता है। तो यूँ कहिए कि ये केयर टेकर हुकूमत, जिसका मैंडेट जो है वो सिर्फ इलेक्शन को फेयर ट्रांसपेरेंट करवाना जो है, ये उसका मैंडेट है। इससे तजावुज़ करके वो ये काम तो नहीं कर रही। इसके अलावा वो इंतहाई एक्टिव है कानून को तोड़ने के लिए, आइन की हुक्मरानी को हटाने के लिए प्रैक्टिकली, क्योंकि वो हर वो हरका कर रहे हैं जैसे जहाँ से कानून का नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल जो है वो बालाए ताक रख दिया गया है। तो ऐसी सूरत में आप समझिए कि पाकिस्तान में फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का तस्वुर जो है वो ख़त्म होता नजर आ गया कि वो कोई ऐसा तस्वुर नहीं है। क्या इसके बगैर अहमद अवैस साहब, अगर सारी सूरत-ए-हाल जो हमारे सामने आ रही है, जी अहमद अवैस साहब, हम देख रहे हैं जो आप फरमा रहे हैं, एक तरफ तो जो चीज़ें जो हमें नज़र आती है, आम आदमी को नज़र आती है कि फैसला हो चुका है कि पीटीआई को आने नहीं दिया जाएगा, जिस तरह बल्ला लिया कि आज़ाद उम्मीदवार को उनके हलकों में जाने की इजाज़त नहीं है, बहुत सारे आपके उम्मीदवार जेलों में हैं। इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि पीटीआई के पास अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन होगा 8 फरवरी को, तो कैसे अपने वोट को आप लोग कैसे बचाएंगे? कौन सा ऐसा प्लान मौजूद है जिसके जरिए आप अपना वोट जो है कि उसको महफूज कर सकेंगे? देखिए, मैं आपको यहाँ बताऊं कि एक फैसला तो इस वक्त हुकूमत वक्त ने किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम ये तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना है, इसको बिल्कुल पार्टिसिपेट करने नहीं देना, इसको जीतने नहीं देना। एक फैसला इससे भी बड़ी ताकत है उनका होगा। इनके फैसले के आगे तो हम नहीं झुकेंगे, ना झुके हैं। अल्लाह ताला का फैसला जो फैसला होगा उसके आगे जो है वो झुकना लाजिम है, उसके आगे झुकेंगे। लेकिन ये आपको बता दूं कि हमने पूरा एक मैकेनिज्म बनाया है कि वोटर्स को कम से कम इन तमाम पाबंदियों के बावजूद जिन कैंडिडेट्स को हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जहां हमने उनको ये टिकट दिया है कि ये वो उनको हम सपोर्ट करेंगे और वो हमारे कैंडिडेट के तौर पे गिने जाएंगे, उनके लिए हमने पूरी तरह से हल्का वाइज उनके लिए एक प्रोसेस जो है काम का शुरू कर दिया है। और ये आप देखिएगा कि इस हफ्ते में काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा
और अहमद अवैस साहब, इन एक और तमाम चीज नामुमकिन जो हम देख रहे हैं हालात कि जहां हम देखते हैं पीटीआई के लोग झंडा उठाते हैं, पीछे पुलिस निकल जाती है पकड़ने के लिए, लेकिन मरियम नवाज साहब ने कहा है कि ये पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है, ये दहशतगर्दों का एक टोला है और इनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाए। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये इसलिए कि वो इस काबिल नहीं है कि इधर उधर के बंदे, आपको पता है कि ये सरकारी मुलाजमीन को बाकायदा तौर के ऊपर, ये मेरी डायरेक्ट आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि सरकारी मुलाजमीन को बाकायदा जब इनका कोई जलसा होता है तो उनको ख़ास तौर पे कहा जाता है कि वो कपड़े बदल के और जाके वहाँ पे कुर्सियों में बैठे। इस तरह से नफरी को बढ़ाया जाता है। अवाम ने रिजेक्ट किया हुआ है और जो ये हरबे कर रहे हैं, जो अंदाज जो है कानून शिकनी का इन्होंने रवा रखा हुआ है, अवाम के दिलों में पीटीआई की मोहब्बत और उनका वलवला और उनका वोट जो है वो बढ़ता जा रहा है जी। आपने लेटेस्ट सर्वे देखे होंगे पाकिस्तान से बाहर ममालिक के जो सर्वे हैं, जो पाकिस्तान से आज दोस्ती नहीं निभा रहे सही माने में ऐसे ममालिक, उनके सर्वे जो है वो भी आप देख लीजिए, ये कहीं नजर ही नहीं आते। अब धांधली जो है वो भी एक परसेंटेज तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक। इलेक्शन के ऊपर जब आवाम का जुलूस एक इतना जंबे गफीर निकलेगा बाहर, आप देखिएगा जी। उस वक्त कोई संभाल नहीं सकेगा। वो जैसे एक चीज जो कल हमने देखा कि एक कॉल पे जिस तरीके से जी 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 फरमाइए सर। हबीब जालिब ने कहा था कि कोई ठहरा हो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ हैं कि जिन्हें नाज बहुत अपने तही था। ये आवाम के सामने नहीं ठहर सकेंगे, आप देखिएगा, क्योंकि ये ठीक है इन्होंने जो कुछ अहमद अवैस साहब, एक चीज जो इस वक्त पीटीआई के वर्करों में भी पाई जा रही है और जो खबरें हमारे सामने पहुंच रही हैं उसके हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि 5 फरवरी के हवाले से कहा जा रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। खुदा न खास्ता जो खबरें हमारे पास आ रही हैं और खबरें ये भी हैं कि जो पीटीआई के अंदर से भी आ रही हैं और हलीमा खान साहब ने भी मीडिया पर यह बात की है कि खान साहब को बड़ी सख्त किस्म की सज़ा दी जा सकती है जिसमें फांसी भी हो सकती है। कैसा लगता है आपको इस सारे सूरत में? फिर आपके पास ऑप्शन क्या होगा? क्या आप रुजू करेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जानिब, जहां से हम देख रहे हैं कि इस वक्त आप लोग को मायूसी नजर आ रही है? देखिए, ये वो धमकियां और डरावे की बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने बेल मैटर गया था और वो उन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, ऑब्वियसली वो असरअंदाज जो है ट्रायल के ऊपर डायरेक्टली तो नहीं होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो है उसके पेश नज़र इस किस्म की सज़ा का सोचना जो है ना, ये एक फांसी की जगह पे यहाँ पे लाइन लग जाएगी फांसी की, क्योंकि गैर कानूनी हरकत जब होगी तो आर्टिकल 6 विल कम इनटू प्ले। कानून अपना रास्ता लेगा। फिर गैर कानूनी एक हरकत होगी तो कानून जो है वो अपनी हरकत जब लेगा तो बड़ा सख्त नुकसान होगा पाकिस्तान को। ठीक। और अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि जहाँ पे पाकिस्तान में आइन और कानून का इस्तेमाल हो उन लोगों के खिलाफ जो कानून शिकनी कर रहे हैं मुस्तकिल, वो बहुत नुकसान की बात होगी। हम नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान की स्मूथ सेलिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान जो आज तबाहकुन इसकी सर, पीटीआई को इलेक्शन से पहले तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। अगर हम इलेक्शंस के बाद की बात करें तो अगर देखा जाए वोट बैंक जो है वो पीटीआई का नो डाउट अभी भी है, और अगर आज़ाद हैसियत से पीटीआई के उम्मीदवार जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक स्पेसिफिक टाइम होता है, 2 हफ्ते का टाइम लिमिट होती है कि आपने किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। तो किस हैसियत से आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो जाएंगे पार्लियामेंट में बैठेंगे? देखिए, वो आज़ाद हैसियत से तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन वो उसके बाद वो ग्रुपिंग में जो है यूं ही इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद एक पीटीआई की बाकायदा तौर पे इनकी मीटिंग होगी और वहाँ पे वो अपनी रुकनीत और अपनी एलिजेंस जो है वो पीटीआई के साथ बाकायदा तौर पे कर लेंगे और इंशाअल्लाह ताला जब ये पार्लियामेंट में जाएंगे तो वो पीटीआई की हैसियत से जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। ठीक, आप श्योर हैं कि वो पीटीआई की हैसियत से जाएंगे? एक और चीज है इस वक्त सबसे बड़ा फौरन बाद जी 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 इलेक्शन के
इलेक्शन के फौरन बाद हम पीटीआई का इलेक्शन भी करवाएंगे, जिसको इंटर पार्टी इलेक्शन, जिसको इन्होंने बिल्कुल एक ऐसे फैसले से उसको कालादम करार दिया है कि जिसकी कानून में भी मिसाल नहीं मिलती। ठीक, अहमद उवैस साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। अभी आपकी मुलाकात करवाएंगे एक अनोखे मद्दाह से। अमरीकी गुलकारा टायलर स्विफ्ट के वो मद्दाह हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम जो है वो राइट डाउन करवा लिया है। 20 साला पाकिस्तानी नौजवान है जो कि 1 मिनट में 30 गाने पहचान सकते हैं। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स और 30 गाने पहचान सकते हैं, यानी कि 2 सेकेंड्स में वो एक गाना जो है वो पहचान सकते हैं। हरमीत, अभी हम उनसे बात करेंगे, आप इस पर क्या, अनोखा रिकॉर्ड है देखा जाए तो, और इसका शौक पैदा होना भी बड़ी अजीब बात है। बहुत बड़ा अनोखा रिकॉर्ड है। और वैसे तो आप अंदाज़ा लगा लें कि टेलर स्विफ्ट मेरी भी फेवरेट है, लेकिन इस किस्म से गाने उनके याद करना और फिर रिकॉर्ड बना लेना बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे ख्याल में उनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई साहब कैसी तैयारी की आपने। बिलाल, आप जी बाजी, कैसे हैं आप? बिलाल जबरदस्त। एक तो आपको देखने भाई बहुत ही यंग, बहुत ही टैलेंटेड। ये टेलर स्विफ्ट, बहुत सारे और सिंगर भी हो सकते थे, तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड तोड़ना और फिर इस रिकॉर्ड की तैयारी आपकी कैसी थी? असल में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हैं वो सिर्फ 2 सिंगर्स को अप्रूव करते हैं उनका मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। एक जस्टिन बीबर है जो कि मेल सबसे बड़े सिंगर, और एक टेलर स्विफ्ट है जो कि फीमेल बड़ी सिंगर है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने दोनों के ही रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं और दोनों ही मेरे फेवरेट हैं बचपन से ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत इजी था मेरे। अच्छा बिलाल, टेलर स्विफ्ट के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कौन सा ऐसा एल्बम जो आपको अट्रैक्ट कर गया, जो आप कह रहे हैं कि बचपन से ही आप उनको सुनते थे, कौन सा ऐसा गाना था जो आपको अट्रैक्ट करके फिर आपने सोचा कि नहीं मैंने इन्हीं को फॉलो करना है? असल में जो अगर आप गाने का पूछें तो वो है एन्चेंटेड, एक का गाना है, तो उससे थोड़ा सा मैं अट्रैक्ट हुआ था और बस ये गाना था। और इसके अलावा अगर आप एल्बम का पूछे तो वो फोकलोर, जो कि कह सकते हैं कि मेरा फेवरेट है। ठीक, बिलाल आपने इसके अलावा भी कोई और रिकॉर्ड भी बनाया? जी मैं इस टाइम 4 टाइम्स गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले रिकॉर्ड का बता देता हूँ। मेरा सबसे पहला रिकॉर्ड है मोस्ट एनिमल्स आइडेंटिफाइड फ्रॉम एनिमल साउंड्स इन 1 मिनट, यानी कि सबसे ज्यादा जानवर की आवाजें सुन के और पहचाना था कि 1 मिनट में ये कौन सा जानवर है। तो मैंने तकरीबन 23 जानवर पहचाने थे। इसके अलावा मेरा जो दूसरा रिकॉर्ड है वो बिलाल ये बताइएगा। जी 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 आप। अच्छा, तो मेरा जो दूसरा रिकॉर्ड बिलाल है ये बताइएगा कि एक तो आपने, मेरी आवाज शायद स्लो पहुंच रही है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो अभी रिसेंटली आपका रिकॉर्ड है, माजी में भी आप रिकॉर्ड बना चुके हैं, अभी भी आप रिकॉर्ड बना चुके, भाई हमें आप फख्र है, आप छुपे हुए रोस्तम है जो हमारे सामने आ गए। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और फिर दौरानिया, फिर उसके हवाले से जो आपकी तैयारी थी कितना टाइम उस पर लगा? इसके साथ मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी, आपने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है ये भी जरूर बताएं। ठीक है, अच्छा पहले मैं उनका सवाल का जवाब दे देता हूँ कि इस एक रिकॉर्ड में तकरीबन मेरी पूरी टीम शामिल होती है, जिसके अंदर 2 विटनेसेस यानी कि जजेस होते हैं और 2 टाइम कीपर्स होते हैं। इसके अलावा 2 वीडियोग्राफर्स होते हैं और 2 फोटोग्राफर्स हो गए। ये टोटल 8 लोग ये हो गए और 9वां पार्टिसिपेंट यानी कि मैं हो गया, तो तकरीबन 9 लोग मिलकर बनाते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा मैं बता दूं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि पिछले रिकॉर्ड किसका था। तो जो मेरा लेटेस्ट रिकॉर्ड है टेलर स्विफ्ट वाला, तो इसके जो प्रीवियस होल्डर हैं वो बरतानिया के जो रेडियो प्रेजेंटर हैं बहुत बड़े, उनका नाम है डैन सिम्पसन। तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड अपने शो पे तोड़ा था, अपने रेडियो शो पे, और उन्होंने 1 मिनट में 27 सॉन्ग्स आइडेंटिफाई किए थे, जबकि मैंने 1 मिनट में 34 सॉन्ग्स आइडेंटिफाई किए। वेरी गुड। बिलाल, इसके अलावा आप क्या करते हैं और आगे क्या प्लान्स हैं आपके? इसके अलावा मैं BS कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेरे आगे प्लान्स यही हैं कि इसी तरह से स्ट्रीक जारी रखनी है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने की, और इंशाल्लाह जितने हो सके मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ूंगा, और इसके अलावा कंप्यूटर साइंटिस्ट बनने का ख्वाब। ठीक ठीक ठीक।
बिलाल, क्या मैं बात है। आपके फेवरेट सिंगर्स जानना चाहूँगी, इनके अलावा आपके फेवरेट सिंगर्स कौन कौन से हैं? टेलर स्विफ्ट के अलावा जस्टिन बीबर हो गई, और अगर आप ये टॉप 2 पूछें तो, और वरना अच्छा इसके बिलाल, एक अलावा और चीज, बहुत टेलर सारे। स्विफ्ट के हवाले से आपने रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन क्या उनसे कोई मुलाकात हुई है? मुलाकात की कोई ख्वाहिश है? और अगर मुलाकात हुई है तो भाई साहब मुलाकात के हवाले हमें भी शेयर कीजिए। नहीं, अगर अभी तक तो इस तरह का कुछ नहीं हुआ, ना नजर आया, लेकिन इंशाल्लाह हो चाहिए सकता तो है। ये था कि उनकी टीम आपसे राब्ता करती और आपसे बात करती। आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है, जाहिर सी बात 2 सेकंड में एक गाना पहचानना बहुत बड़ी बात होती है। जी, उम्मीद है कि हो सकता है उनकी टीम मेंबर्स में शायद कोई कांटेक्ट कर ले, सिंस पूरे इंटरनेट पे मेरी न्यूज़ वायरल है। उनके इंस्टाग्राम के सबसे बड़े पेजेस ने भी, जो कि इंटरनेशनल पेजेस हैं, और उन्हें काफी सारे सिंगर्स वगैरह ने फॉलो भी किया हुआ है, तो उन लोगों ने भी मेरी न्यूज़ शेयर की है, तो होप सो। तो आप खुद क्यों नहीं कोशिश करते उनको खुद से कांटेक्ट करें किसी तरह से? एक्चुअली इनके जितने भी टीम मेंबर्स हैं मोस्टली के, तो कांटेक्ट नंबर्स मुझे मिले नहीं ना, ईमेल्स वगैरह किसी, हाँ। और इंस्टाग्राम पेजेस एक्चुअली हैं उनके, लेकिन वो प्राइवेट हैं, तो आई विल ट्राई के कांटेक्ट कर सकूं उनसे किसी तरह से। तो अब आप टेलर से खुद से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पे? नहीं, ऑफ कोर्स वो क्यों रिप्लाई करेंगे। अच्छा नहीं, इस बिलाल, बार ये सेहरिश ने बताइएगा भी मशवरा दिया है, कि बिलाल ना चाहते हुए भी जरूर राब्ता करेंगे। बिलाल ये बताइएगा कि अब जाहिर बात है कि जब इस किस्म के रिकॉर्ड्स बनते हैं तो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पज़ीराई मिलती है, फिर आसपास जो दोस्त होते हैं उनकी भी खुशी दीदनी होती है। कैसे देखते हैं घर वाले, कैसे देखते हैं, उनका कैसा सपोर्ट रहा है सारे सफर में? अच्छा, अगर आप अक़वामी सतह पे पूछेंगे मुझे सपोर्ट मिल रही है, तो मैं सीधा सीधा कहना चाहूँगा कि नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है इस टाइम। और अच्छा। अगर आप पूछे फैमिली और फ्रेंड्स में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी फैमिली भी बहुत मुझे मतलब सपोर्ट करती है, और दोस्त भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं रिकॉर्ड्स वगैरह तोड़ने पे, और ठीक बहुत है अच्छा रिस्पॉन्स है। बिलाल, एक चीज़ और पूछना जबरदस्त। चाहूँगी, इसके अलावा भी कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? कुछ नज़र में है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं? जी, इंशाल्लाह अगर मुझे कोई रिकॉर्ड में इंटरेस्ट का लगा तो ज़रूर तोड़ना चाहूँगा, लेकिन इस टाइम फ़िलहाल तो अभी कोई प्लान किया नहीं है ठीक रिकॉर्ड, ठीक कोई ठीक। स्पेसिफिक रिकॉर्ड का। बिलाल इलियास हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताते चलेंगे वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पब्लिक। अभी हम कुछ बात करेंगे हेल्थ के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट अरफा अनीस ने हमें ज्वाइन किया है। अरफा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त किया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी हरमीत, आपको भी 20 साल पहले इन्होंने योगा क्लब जो है वो स्टार्ट किया था। उसके बाद तो जाहिर सी बात बहुत सारे बन चुके हैं, लेकिन जो पहला पाकिस्तान में क्लब था वो अरफा अनीस ने ही शुरू किया था, अपना खुद का वैसे ओन भी सेहरिश कर आप रही फरमा रही हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। अरफा को देख के तो मुझे ये लग रहा है कि 20 साल की तो अभी ये लग रही हैं। हमारी थैंक यू अभी सो ब्रेक मच। में जब इन्होंने बताया तो तब मैं भी हैरान रह गई थी, बहुत यंग है। इस फरवरी में मेरी 22nd एनिवर्सरी है मेरे क्लब की, माशाल्लाह माशाल्लाह। Very good. अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह। ठीक, अरफा आज हम बात अच्छा, करें कुछ अरफा एक और चीज़, सर्दियाँ भी है, सैरिश सर्दियाँ भी हैं, और सैरिश का भी दिल करता है कि मैं इसी तरह स्मार्ट रहूं, लेकिन खाना पीना भी है भाई साहब, ठगा के खाना है। तो क्या किया जा सकता है ठंड सर्द हवाओं में? पहली बात ये है कि सर्दियाँ बस जाने वाली हैं, सूरज निकलना शुरू हो गया, तो लेम एक्सक्यूजेस से तो सबसे पहले भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने फिट रहना तो सबसे पहले तो इस चीज़ से बाहर निकलें। सर्दी है, गर्मी है, आज मूड नहीं है, यू नीड टू बी वेरी डिटर्मिन्ड इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन योर सेल्फ। पहली चीज़ ये हो गई। फिर सर्दी गर्मी मैटर नहीं करती है। सेकंड चीज़ ये है कि जैसे आज का टॉपिक था कि वॉक के ऊपर और चहलकदमी के ऊपर, तो आपको पता है कि मैं क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं साथ कोई माइंड पावर की चीज़ भी लेके आती हूँ। तो आज तो जब मेरे से क्वेश्चन होंगे देन आई विल टेल एन अल्टरनेटिव कि अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो फिर मेरे पास क्या मैजिकल टिप है जो आप वॉक के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, सर्दियों में मैंने 2 महीने वॉक नहीं की है सिर्फ ठंड की वजह से, और ये बिल्कुल। लेम एक्सक्यूजेज हैं जो आपने थोड़ी देर पहले कहा। मैंने कोशिश बहुत की लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और वेट जो है वो सर्दियों में थोड़ा बढ़ जाता है, वैसे ऐसा आपको ही है। पता है। तो मैं वो टिप ज़रूर जानना चाहूँगी, आप सबसे पहले तो वो शेयर करें। पहली बात यह है कि मैं वॉक को बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रही, खासतौर पे जो हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनके लिए तो वॉक बहुत अच्छी है। सेकंड बात ये है कि सिर्फ वॉक करके आप वेट लूज़ नहीं कर सकते। ये वो मेन चीज़ें हैं जो हमारी ना यहाँ पर गलत एक स्टिग्मा बन गए हुए हैं।
आपने देखे होंगे मॉडल टाउन पार्क में, लॉरेंस गार्डन में जो 20-20 साल से मोटे वॉक कर रहे हैं वो आज भी उतने ही मोटे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वॉक के ज़रिए आप स्मार्ट नहीं हो सकते हैं बट यू कैन बी हेल्दी। सो उसमें ये है कि आप अगर सर्दियों में वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो वी विल गो टू द मैजिकल टिप, वो है सोलियस एक्सरसाइज। इसके ऊपर बड़ी साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये एक्सरसाइज डिस्कवर की थी साइंटिस्ट ने। बेसिकली क्या होता है कि जिससे हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है, या जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या वो लोग जो कि हार्ट पेशेंट हैं, वो जो हम बेसिकली डॉक्टर जिस डॉक्टर पे भी जाएं वो आपको कहता है कि वॉक करें। वो क्यों कहता है कि जो एग्जैक्टली आपके पेनक्रियास से, आपके हार्ट से जो लेग के मसल्स जुड़े हुए हैं वो हैं आपके काफ मसल्स, यानी कि आपकी पिंडलियाँ। ठीक। तो क्यों ना हम कुर्सी पे बैठे बैठे वो पिंडलियों की एक एक्सरसाइज यूज़ करें। उस मसल को यूज़ करने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सरसाइज इन्वेंट की जिसको सोलियस एक्सरसाइज कहते हैं। सोलियर्स एक्सरसाइज। सोलियस। उसके लिए आपने सिंपली यू कैन डू इट ऑन फ्लोर, खड़े होके कर सकते हैं या आप जैसे चेयर पे बैठे हैं। इवन के वो लोग जो डेस्क वर्क करते हैं ऑफिस में, उनका तो सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ है ना कि हम इतने थक जाते हैं, तो आप भी डेस्क पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, यू कैन डू इट। यू जस्ट नीड टू लिफ्ट योर हील्स, टोस को वहीं पे रखना है, पाँव से लिफ्ट योर हील्स एंड डाउन, देन लिफ्ट योर हील्स एंड डाउन। 1-2 दफ़ा करने में आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। इसको मिनिमम आप करें 3 मिनट के लिए, रिकमेंडेड है। सुबह दोपहर शाम 3 मिनट के लिए कर लें, या एटलीस्ट उतनी देर के लिए करें कि जिसमें आपको फील हो कि पिंडलियों में ना थकावट सेम वैसी जो आपको 2-3 किलोमीटर वॉक करने के बाद मिलेगी, वो फील होना शुरू हो गया। यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट, स्पेशली आपकी जो लोअर बॉडी, टमी, हिप्स वगैरह हेल्दी हो गए हैं। मतलब ये डायबिटीज के लोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एवरीवन कैन डू। ओके। अरफा एक और जी अरफा एक और चीज़, 2 चीज़ें आपने कही हैं। एक तरफ तो हमने देखा, आपने जो बात की कि बहुत सारे वॉक करने वाले लोग जो हैं उनका जिस्म उसी तरह भारी भरकम होता है, लेकिन मैंने ऐसे भी देखा है, मैं अक्सर वॉक करता हूँ इधर इस्लामाबाद के करीब एक जगह है, यहाँ पे योगा के हवाले से मुख्तलिफ एक्सपर्ट जो हैं, मुख्तलिफ ख़वातीन होती है, मुख्तलिफ नौजवान होते हैं, लेकिन उनमें मैं ऐसे देखता हूँ कि जो ट्रेनर है उसका भी आलू की तरह पेट निकला और जो ट्रेनिंग करने वाले वो भी ऐसी की वैसी हैं। सो ये क्या प्रॉब्लम है वैसी? हाँ, पता क्या, मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊँ तो यहाँ पाकिस्तान में ना कोई रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स नहीं है। हम जिस पार्लर में जाते हैं जो हमें ये कहती है कि भाई तुम हसीन और जवान हो जाओगे, वो खुद बेचारी को ना हुस्न की भी ज़रूरत होती है और जवानी की भी और क्लिनजिंग की भी। हम जिस फिटनेस एक्सपर्ट के पास जाते हैं वो हमें ख्वाब दिखाता है आप फ्लैट टमी हो जाएगा, आप एक दिन में 10 kg लूज़ कर लेंगे। उस बेचारी की अपनी तोंद निकली होती है, बॉडी उसने वेट गेन किया होता है। यही हाल योगा एक्सपर्ट का है कि वो कह रही है इससे आप 20 साल जवान नज़र आना शुरू हो जाएंगे। भाई तुम तो नज़र नहीं आ रहे हो, तुम मुझे कैसे जवान करोगे? तो ये हमारी कौम का कसूर है कि वो जो आपको ख्वाब दिखा रहे हैं आप उन पे ना जाएं, बल्कि वो उनकी अपनी पर्सनालिटी चेक करें। और जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रही है, सोशल मीडिया पे इतना कुछ है। अगर आप कोई योगा क्लब ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, अगर आप कुछ जिम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, आप खुद बहुत सारी टिप्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं गूगल से, आप वॉक कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पढ़ा था कहीं पे कि 15,000 जो हैं वो स्टेप्स जो है डेली के लेने चाहिए। 15,000 तो खैर बहुत ज़्यादा है, कम से कम मुझे लगता है 5,000 अगर कर लिया जाए तो वो भी बहुत होता है फिट रहने के लिए। आपको क्या लगता है कि कितने इनफ रहने चाहिए? अच्छा, एक तो मैं थोड़ा ट्रू योगी हूँ, तो मोस्टली जब मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स पे जाती हूँ तो मुझसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैं उनके अगेंस्ट ही जाती हूँ, क्योंकि मैं चलती हूँ नेचर बेस्ड। अब उसमें क्या है कि आप इवन के खाने के जो कहते हैं इतने कैलोरी काउंट करो, ये करो, वो करो, उनके भी मैं खिलाफ हूँ। भाई हमने गिनती गिननी क्यों है? आप 15,000 का एक टारगेट रख रहे हैं, एक बंदा ऑलरेडी वॉक कर रहा है, एक ने कभी ज़िंदगी में नहीं की, वो 15,000 पे पहुंचने के चक्कर में डीमोटिवेट हो जाएगा। 15 क्या, वो बेचारा कहेगा मैंने करनी नहीं, मैं तो ये टारगेट अचीव नहीं कर सकता। तो यू नीड टू फॉलो योर सेल्फ। अपने आप से पूछें, लिसन योर वॉइस, आपका स्टेमिना कितना है, आपका मूड कैसा है, आज आप कितने थके हुए। मूड पे नहीं हट जाना, डिटरमिन्ड रहना। अच्छा, उसके बाद आप डिसाइड करें आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली, लिसन टू योर हार्ट। सिर्फ गिनतियाँ गिनेंगे आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप अपने माइंड को स्ट्रेस में डाल रहे हैं। अरफा, एक और चीज़ जी,
अगर हम देखें एक तरफ तो वॉक की बात हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई साहब अगर आपने खाना खा लिया है तो थोड़ी बहुत चहलकदमी कर लीजिएगा। लेकिन हम ये देखें कि हमारे यहाँ ये आदत बहुत बढ़ती चली जा रही है कि खाना अगर हमने खा लिया तो उसके बाद फिर चाय नोश करनी है या कहवा नोश करना है, तो फिर उसके बाद हमने तकिया लगा लेना है, आराम चिल करके सो जाना है। ये उनके हवाले से जो आप कुछ टिप्स लेके आई हैं, जो आप फरमा रही हैं कि क्या कर सकते हैं वो लोग जो कहते हैं कि भैया तकिया लगा के हम नहीं आराम करें, तो तकिया लगा के भी कोई ऐसे टिप्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं? अच्छा, रात के सोने के बाद जो हम तकिया लगा के लेट जाते हैं ये सबसे ज़्यादा अनहेल्दी है। इसकी वजह ये है कि उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म तबाह हो बर्बाद, आपकी पूरी हेल्थ तबाह हो जाती है। उसमें जो सबसे बेस्ट टिप है वो ये है कि एक तो डिनर के बाद वॉक करनी ही नहीं है। बाज़ लोग खा पी के ना लंबी चौड़ी वॉक करने चले जाते हैं, वो रिकमेंडेड ही नहीं है। ठीक है, आपने सिंपली गिन के 100 कदम कर लें, वो आप टीवी लाउंज में गिन के कर लें, 1 2 3 4 100 कदम करने में 2-3 मिनट लगेंगे। आप जो बर्तन पड़े हुए हैं वो उठा के वॉशरूम के किचन में रख दें, छोटे मोटे काम कर लें, लेकिन ये टारगेट सेट कर लें कि डिनर के बाद आपने 100 कदम चलना है। दैट टेक्स हार्डली 2 to 3, मतलब 3 मिनट भी ज़्यादा। उसके बाद यू कैन गो टू बेड। और एक खाना हजम करने के लिए एक एक्सरसाइज है, मुद्रा कहते हैं इसे योगा। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है आपने उसको बेंड करके उसको अच्छी तरह जोर से प्रेस करना है अंगूठे के साथ। इससे डाइजेशन बेहतर होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, इनडाइजेशन रहती है, एसिडिटी फील होती है। इसको आप यानी कि 100 कदम चहलकदमी करेंगे। हमारी सुन्नत में भी है कि खाना खाने के बाद हल्की फुल्की चहलकदमी जरूर करें, लेकिन वो वॉक नहीं है। फिर अपने बेड पे बैठे टेक अरफा, एक और चीज सैरिश आपने भी देखी होगी, सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त खवातीन का ज्यादा मसला है कि घरों पर रहती है, घर छोटा या बड़ा शहरों में, तो अब ये भी एक लॉजिक होता है ना कि शकीना ने सारा दिन जो है झाड़ू लगाया है, बर्तन भोचे है, सारा कोई इशू नहीं है, वो एक्सरसाइज उसकी हो गई है। ये क्या वाकई शकीना की जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गई है? जो लोग काम करते हैं वो फिट रहते हैं। नहीं, काम पता है क्या, हम इस वक्त जिस टेन्योर में, जिस किस्म के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, उसमें मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि हम लोगों का ब्रॉटअप ही नहीं है कि हम झाड़ू फेरें। हम लोग क्योंकि वो और दौर था, जो पुरानी औरतें थीं वो हल चलाती थी, बड़ा कुछ करती थी, हमारा ब्रॉटअप नहीं है। अब अगर हम वॉशिंग मशीनें लगाएंगे, करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही, अपने हाथ से ज़रूर काम करना चाहिए, टोटली मेड पर ना डालें। लेकिन अगर आप शॉपिंग कर रही हैं और आप कह रही हैं मैं 3 घंटे आज बाहर वॉक करके आई हूँ, वो वॉक नहीं है, उससे स्ट्रेस है जो आप लेके आई हैं, पर्स के ऊपर भी और आपके ऊपर भी। इसके अलावा आप लोग जो घर में हांडी रोटी ये वो कर रहे हैं, ये आप सेल्फ वर्क नहीं कर रहे हैं, इसमें आपने अपने आप को इग्नोर किया हुआ है। एक्सरसाइज का अल्टरनेटिव दुनिया में कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक मैं और चीज़ बताना चाहूँगी वॉक के बारे में। देयर आर पीपल जो वॉक करके भी उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं। वॉक में भी फ़र्क है। एक होती है माइंडफुल वॉक, जिसको योगा वॉक कहते हैं। एक होती है वो वॉक जिसमें सारी मोहल्ले की औरतें मिलकर चुगलियाँ कर रही होती हैं, और एक वॉक वो होती है जो कि 20 साल से मॉडल टाउन पार्ट्स और इधर उधर पार्ट्स में हो रही है। इन तीनों वॉक में फ़र्क है। कुछ चुगलियों वाली वॉक है, वो तो एक टॉक्सिक वॉक है, वो आपके में भी माइंड को रिलैक्स कर दे, इट इज़ जस्ट अ चिट चैट, ये वॉक नहीं है। सेकंड वॉक जो 20 साल से लोग कर रहे हैं, वो भी उनकी हैबिट है। जो माइंडफुल वॉक है, इससे आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वेट लूज में भी मिलेंगे, मेंटल स्ट्रेस में भी मिलेंगे, हेल्थ में भी मिलेंगे। माइंडफुल वॉक क्या है कि बी प्रेजेंट, अपनी प्रेजेंट मोमेंट्स में अपने स्टेप्स को फॉलो करें। अगर वॉक कर रहे हैं तो आपने वॉक ही करनी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये तो चले वो हो गया ना जो वॉक नहीं करना चाहते, लेकिन उनको वॉक करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं उन की बात करना चाहती हूँ जो वॉक नहीं कर सकते हैं, जिनको नी में पेन है, पाँव में पेन है, टांग में पेन है, कहीं भी पेन है और मुश्किल होता है उनके लिए उठना, वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? जो मैंने आपको सोलियस एक्सरसाइज बताई है ना, वो उन सब लोगों के लिए है जो किसी भी वजह से वॉक नहीं कर सकते हैं। इवन के घुटनों के पेन के लिए भी बहुत अच्छी है। मतलब करना कि आप ऐसे बैठे हुए हैं, हील्स को उठाएं, नीचे रखें, लिफ्ट योर हील्स एंड डाउन, डू इट, यू विल सी क्लियर डिफरेंस। आपकी नी पेन में भी फ़र्क पड़ेगा, वेट लूज में भी, और बॉडी टोन होना शुरू हो जाएगी, शुगर बीपी भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली जो सोलियस एक्सरसाइज है वो साइंटिस्ट ने निकाली ही उन लोगों के लिए थी जिनको वो वॉक का अल्टरनेटिव दे सके। मैंने पहली बार इसका नाम सुना। ये मतलब इट इज़ अ सीक्रेट, यू कैन से योगी सीक्रेट भी, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। एक्चुअली लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं और वो कहते हैं कि कुछ जादू हो जाए और वो कर दें।
इस वजह से हमारे पास चीज़ों को वक्त कम है, मैं चाहती हूँ आप जो सोलियर एक्सरसाइज बता रही हैं आप एक बार करके दिखा दें, वो कैसे करें थोड़ा सा। इफ़ यू कैन फोकस ऑन माई फीट, वो तो पाँव की अच्छा, है। okay. मतलब आप सिंपली पाँव को आपने लिफ्ट इसके लिए सेरेस को स्पेशल आपकी तरफ आना होगा। नहीं आप ऐसे करके मैं देख रही लेकिन हूँ, आप अगर करके बता जितने जो सकती हैं। व्यूअर्स हैं ना Viewers वो देख रहे होंगे, बैठे जाहिर सी हुए बात है। स्क्रीन पे उस तरफ अपने पाँव के ऊपर फोकस करें, फर्श पे पाँव रख लें, अपनी हील्स को लिफ्ट करें, टोज आपकी उंगलियां जमीन पे हैं, ठीक है। हील को लिफ्ट करें फिर नीचे रखें, फिर ये समझे पाँव है, ये आपकी उंगलियां, ये आपकी हील है, ये पाँव ऐसे है ऐसे। इससे आपके ये मसल यानी कि जो पिंडलियों के मसल हैं टांग के वो Okay. यूज होंगे। डू इट लाइक दिस, ठीक 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 अप एंड डाउन, बहुत इजी है, बहुत बैठे-बैठे भी easy। exercise लेकिन इफ यू आपको 10-15 मिनट मतलब 10-15 स्टेप्स करने के बाद फील होना शुरू हो जाएगा कि योर मसल्स आर वर्किंग। ठीक है। अरफा अनीस हमारे साथ मौजूद थी, फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अरफा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। हरमीत एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और फिर कुछ और बात करेंगे। एक होनहार जरूर। तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज सुबह हमने बात की एक बिलाल यासीन, एक बहुत ही होनहार तालिब इल्म थे वो भी, और उन्होंने वो गाने सुनते हैं। हर किसी के अपने अपने शौक़ हैं और हर कोई जो है वो कोशिश करता है कि कुछ अलग करके दिखाए जो कि बाकी लोगों ने ना किया हो। अभी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं हरमीत हमारे साथ गवादर के बहुत नन्हे मुन्ने से, बहुत छोटे से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनको देखा, वो हमारे साथ मौजूद है। 14 साल के हैं सिर्फ, और इतना काम करते हैं, धुएं के साथ वो आर्ट बनाते हैं। धुआं, सैंड है और स्टिंग आर्ट करते हैं, इसके अलावा ऑयल पेंट भी करते हैं। अभी उनसे बात करते हैं तो पता चलेगा कि वो और क्या क्या कुछ कर सकते हैं और जो वो काम करते हैं वो किस तरह से करते हैं। अब्दुल मुबीन से बात करते हैं। अब्दुल मुबीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, मैं आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। हरमीत आप बात करिए सबसे पहले। अब्दुल मुबीन बहुत क्यूट है माशाल्लाह, और बहुत ही छोटी उम्र में है। इतना बड़ा टैलेंट, इतना जबरदस्त टैलेंट और इतना मुनफरिद टैलेंट। ये शुरुआत अल्लाह कहाँ से हुई थी? का दिया हुआ है। एक तो रब की तरफ से देन होती है। अच्छा, अल्लाह का दिया हुआ। तो आपकी प्रैक्टिस कितनी होती है इसके लिए? पढ़ाई के साथ साथ इसको कितना टाइम देते हो आप? मेरे पढ़ाई से ज्यादा इसको टाइम देता हूँ, क्योंकि ज्यादा शौक है पढ़ाई से। इसका पेंटिंग करने का बहुत शौक है, बहुत अच्छा, बचपन से करते हैं। ठीक, तो शुरू कैसे किया आपने इतनी छोटी एज अब्दुल में? कह मुनीम, रहे हैं एक ये स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था कि मेरे बड़े भाई ने कंप्यूटर में पेंटिंग के जो सीखने वाले वीडियो हैं वो पढ़े थे। वो मैं बहुत छोटा था उस टाइम, मैंने ये वीडियो देखे हैं तो फिर मेरा शौक था, मैंने वो मतलब वही वीडियो से मैंने देखा बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत Very good. सीखा। मतलब वही वीडियो अब्दुल से मुबीन, मैंने ये sketch शौक बनाना वैसे सीखा। काफी महंगा जब भी है पहला और step मार्केट में मैंने बड़ा sketch कम भी बनाना है। तो आगे आ चुका हूँ। अब्दुल मुबीन, अगर हम देखें मार्केट में, अगर हम देखें तो बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे शोज में आते हैं, मुनफरिद किस्म के आर्ट जो आपने बनाया, बड़ा खूबसूरत आर्ट है। ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो घर वाले हैं, उन्होंने जब आपने सेकंड क्लास में शुरू किया तो अब्बा जी ने नहीं डांटा कि पुत्र क्या हो गया भाई साहब, आप पढ़ाई में ध्यान दें, आप तो इधर ही आ गए? तो किसी ने डांटा नहीं, लेकिन या किसी ने सपोर्ट किया कि नहीं आप यही कर रहे हैं? नहीं, किसी ने मतलब रोक टोक नहीं किया। अब्बा जी ने तो सपोर्ट ही किया था, बोलते हैं करते जाओ जो करना है। बड़े भाई ने भी सपोर्ट वाह। किया माशाल्लाह, उसने मुझे सिखाया कि इस तरह से मतलब करते हैं पेंटिंग, इस तरह ये करो वो करो। उसने मुझे सपोर्ट किया बहुत। अब्दुल मुबीन, मैं पूछना चाह रही हूँ कि जाहिर सी बात है आपका आर्ट तो बहुत अच्छा है, तो आपने कभी कोशिश की है किसी कंपटीशन में जाने की, कहीं पे अप्लाई करने की? जी बिल्कुल, मैंने बचपन से मैं कंपटीशन करते आ रहा हूँ और अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस टाइम मैं 16 साल का था उस टाइम मैंने सैंड आर्ट कंपटीशन फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, वॉल आर्ट फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक मुझे अब्दुल oil मुबीन, painting एक का और मौका चीज नहीं जाहिर मिला। बात है कि आप की जो पेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ आर्ट्स का नमूना है हमारे सामने, जो चीजें आ रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे कितना टाइम लगता है? अगर ऐसी एक पेंट आपने बनानी है तो उस पर कितना टाइम लगता है आपका? इसका मुख्तलिफ है, मतलब अगर ऑयल पेंटिंग ले लें उसका तो 3-4 दिन 5 दिन, जितना मेहनत वाला मतलब पेंटिंग ले लेंगे, मुश्किल पेंटिंग ले लेंगे, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। अगर सैंड आर्ट की बात करें तो वो 1 दिन में हो जाएगा।
क्योंकि सुबह जब पानी हाई टाइट बोलते हैं ना, लो टाइट बोलते हैं, जब लो टाइट में पानी जाता है तो आपको स्टार्ट करना पड़ता है इसको हाई टाइट आने से पहले आपको अपना सेंड आउट मुकम्मल करना चाहिए, वरना पानी ले जाएगा। और अगर हम स्ट्रिंग आर्ट की बात करें, ये तकरीबन इसका पैटर्न तो तकरीबन हफ्ता ले लेगा और पोर्ट्रेट महीना। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये बड़ा मुख्तलिफ भी है, मुनफरिद भी है, दीगर बहुत सारे आर्टिस्ट उनके भी बहुत जबरदस्त किस्म के कारनामे होते हैं, तो आपके उस्ताद तो आपके भाई ठहरे, लेकिन ये वाला आर्ट इसको आपने चुना, बड़ा मुख्तलिफ है, बड़ा मुनफरिद है, मुश्किल भी है, तो क्या लगन यही थी कि मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करना है और आगे इसी तरफ निकलना है? ये तो मैंने सोचा है, पर अभी तक बलुस्तान में सिर्फ मैं ही हूँ जो स्ट्रिंग आर्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब्दुल मुबीन, किसी को सिखाने की भी कोशिश की आप? किसी ने कहा भी है आपसे कि मुझे भी सिखाएं? असल में कहा तो है, स्टूडेंटों ने मुझे कहा था कि मुझे सिखाएं, लेकिन मैंने बोला मैं अभी तो खुद ही सीख रहा हूँ। और आपने स्टिंग आर्ट जो है स्पेशली वो कहाँ से सीखा है? ये मैंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट देखा था बड़े आर्टिस्ट का, बाहर की थी। जब मैंने उसको देखा बनाते हुए, ये नहीं देखा कैसा बना रहा है, बस मैंने ये देखा ये मतलब कीले इस्तेमाल कर रहा है, धागे इस्तेमाल कर रहा है, प्राई शीट इस्तेमाल कर रहा है, तो सिर्फ मैंने ये टूल्स देखे और अपने खुद ही मतलब स्टार्ट किया, प्रैक्टिस किया, सीख लिया। ठीक है। अब्दुल मुबीन, अभी आप क्या करते हैं? अब्दुल मुबीन, एक और चीज अगर आप देखें, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है भाई साहब, और अगर हम देखें आप भी जवान यंग मासूम से बच्चे हैं, तो क्या सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है मसाइल ऑनलाइन चीजों को ज्यादा कोशिश करते हैं कि उसके जरिए ही उनकी जो है इनकम भी बढ़े और कहीं ना कहीं पजीराई भी मिले, तो सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं? और अगर एक्टिव है तो किस तरह रिस्पॉन्स आ रहा है वहां से? जी, मैं एक्टिव हूँ। मैं ऑनलाइन अभी तक सेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम में मैंने अपना पेज बनाया हुआ है, यूट्यूब चला रहा हूँ। ठीक है। और जो मैं यहाँ आपसे पे पूछ रही थी कि आप इसके अलावा क्या करते हैं? पढ़ते हैं स्कूल में या क्या करते हैं इसके अलावा? आप क्या शौक है? मैंने अभी इंटर किया हुआ है, अभी मैं इरादा कर रहा हूँ एनसीए में मुझे एडमिशन मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा। चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं आपको मिल जाए। अच्छा, मुझे मुबीन ये बताएं कि जो धुएं से आप बनाते हैं ये कैसे बनाते हैं? ये मेरे पास है। मुख्तलिफ चीजें तो हमने आपको देखी हैं स्क्रीन पे, लेकिन धुएं वाली चीज अभी तक मेरी नजर से कोई नहीं गुजरी। आप बता सकते हैं कि वो बनाते कैसे हैं और धुआं किस चीज का होता है? स्मोक कहाँ से आता है? स्मोक कैंडल का जो स्मोक होते हैं, स्मोक के जो ब्लैक शेड होते हैं, ओके, वो ब्लैक शेड को हम पेपर में उतारते हैं और फिर इसके ऊपर पेंटिंग करते हैं। ओके, वेरी गुड। ऑयल पेंट तो इसमें तो बड़ा एहतियात आपको करना होता है, क्योंकि जाहिर बात है आग आपने मोमबत्ती उठाई है, फिर कागज पे आप नक्शो-निगार बना रहे हैं, तो कितना मुश्किल मरहला है। और ये भी आप ख्याल रखते हैं कि कहीं ना कहीं ये कागज जो है जिस पे आप बना रहे हैं अपना आर्ट का ये नमूना, तो ये जल ना जाए। ये तो ख्याल रखना चाहिए, और ये भी ख्याल रखना चाहिए इसको और कुछ ना लग जाए, क्योंकि अगर हाथ लग गया या किसी और टूल लग गया तो पेंटिंग आपका खराब हो सकता है, क्योंकि बहुत ध्यान से करना पड़ता है पेंटिंग। अगर अब आप सैरिश की पेंट बनाएंगे धुएं से, तो कितना टाइम लग जाएगा वैसे अब्दुल मुनीम? ये तो मतलब घंटा 1.5 घंटा इसी टाइम लग जाएगा। पहले इसका स्केच बनाना पड़ता है, स्केच के ऊपर मतलब नॉर्मली आपको एक शेड देना होता है धुएं का, और उसके ऊपर मतलब काम करना पड़ता है, फिर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इससे मतलब मुश्किल काम है, थोड़ा टाइम लगता है। जी बिल्कुल। अब्दुल मुबीन हमारे साथ हैं जो कि मुख्तलिफ आर्ट करते हैं, सैंड, स्मोक, स्टिंग आर्ट भी करते हैं, ऑयल पेंट और धुएं के साथ भी फनपारे बनाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए ताकि उनके लिए कुछ कॉम्पिटिशन्स में जाएँ। वो जाहिर सी बात है मोटिवेशन होती है जब एक कॉम्पिटिशन आप जीत लेते हैं, तो ऐसी सहूलियात उनको देनी चाहिए। मुझे लगता है जैसे वो अभी कह रहे हैं कि मुझे आर्ट स्कूल में भी जाना है और इसके मुझे एडमिशन भी नहीं मिला, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ अगर देखा जाए बच्चों के लिए
इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए सहरा कि साहब जो की बात दुरुस्त है। अब्दुल मुबीन टैलेंटेड हैं और मैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गया हूँ और मैंने देखा है नौजवान बहुत पढ़े लिखे, किताबों में बड़ा शौक रखते हैं, पढ़ने का बड़ा शौक रखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आर्ट मैंने उनको उनके पास जो है कला है उस सारी चीज़ों की। अब्दुल मुनीब, एक और चीज़ जाहिर बात है कि क्या किसी गवर्नमेंट, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, तो किसी ने कोई राब्ता किया आपसे या किसी ने कहा कि जो मुख्तलिफ एग्जीबिशन इस्लामाबाद में होती हैं, लाहौर कराची में होती हैं, तो उसके लिए भी किसी ने राब्ता किया है या वहां से भी आपको थोड़ी बहुत मायूसी हुई है? नहीं नहीं, इस्लामाबाद से मुझे किसी ने राब्ता मुझसे नहीं किया, ये एग्जीबिशन के बारे में किसी ने मुझे नहीं बताया। यहाँ ये है कि बलूचिस्तान से मुझे लोगों ने मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, मेरा अपना चैनल है ना, वहाँ पे ठीक। मैसेज किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब कैसे आप करते हैं, कहाँ से सीखा। वो अपने बलूचिस्तान के थे, क्वेटा के थे, तुर्बत के थे, लेकिन इस्लामाबाद से नहीं हुआ। अब्दुल मुबीन, आप खुद भी कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया का जो है वो आप यूज़ करते हैं, खुद भी कोशिश कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है कंपटीशन इस तरह के होते हैं तो आप उनमें अप्लाई कर सकें। अब्दुल मुबीन एक आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए, और इसके बाद एक और होनहार तालिब इल्म से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो, गुड मॉर्निंग पब्लिक। बात करेंगे कुछ हम टेक्नोलॉजी के हवाले से। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, लोग जब भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन रही हैं जो कि देखने सुनने वालों को हैरान कर देती हैं। आए रोज़ हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है। ऐसे ही एक बड़े अच्छे और बड़े टैलेंटेड तालिब इल्म हमें नज़र आए तो हमने सोचा कि उनकी मुलाकात जो है वो आपसे भी करवाई जाए। उन्होंने असिस्टिव फीडिंग सिस्टम बनाया है। ये सिस्टम है क्या, ये हम ओवर टू हरमीत आप बताएंगे। जी, सहरा शाह दुरुस्त फरमा रही कि इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो वाजिद अली जैसे नौजवान हमारे साथ हैं। और वाजिद अली साहब, ये बताइएगा कि जो सहरिश ने सवाल किया कि दरअसल ये जो आपने रिपोर्ट बनाया है इसका जो नाम है असिस्टिव फीडिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या है, और फिर हम इसी के साथ ऐड कर लीजिएगा कि ज़ाहिर बात है आपका जो ताल्लुक़ है जिस यूनिवर्सिटी से, बहुत सारे तजुर्बे होते हैं, क्या ये पाकिस्तान में और दुनिया भर में पहली बार हो रहा है या पाकिस्तान में से पहली बार हो रहा है? हाँ जी, शुक्रिया बुलाने के लिए। इसका जो नाम है असिस्टिव फीडिंग सिस्टम, इसका मतलब है कि जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको कोविड है या इस तरह के सिचुएशन में जिनमें पेशेंट के पास अटेंडेंट नहीं जा सकता, तो उस सिचुएशन में उनको खाना खिलाने के लिए हमने एक रोबोट बनाया है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया असिस्टिव फीडिंग सिस्टम। और मेरा तल्लुक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एट नस्ट कॉलेज ऑफ EME से है, और हम 3 दोस्तों ने, उसामा और फहद ने मेरे साथ मिलकर हमने काम किया है, और पाकिस्तान में ये पहला सिस्टम। आपकी जो टीम है, यानी जिनके नाम आपने गिनवाए, 3 नौजवान आपके साथ और भी हैं, फिर इसको वक्त कितना लगा, कितनी मेहनत होती थी आप लोगों की इस पर जब आप लोग काम करते थे? इसको तकरीबन हमें 1.5 साल लगा कंप्लीट करने में। इसका आइडिया जो हमने कंसीव किया था वो बैक इन 2022 किया था, और तकरीबन हमने जुलाई में ही से 2023 में, मतलब कि जुलाई के बाद ही कंप्लीट किया है। और मेहनत तो इसमें ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लगी है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें मतलब कि डिफरेंट तरह के मसाइल थे तो उनमें भी उलझे रहे। एक और चीज़, अब इससे मुख्तलिफ चैलेंजेस जो आपने फरमाई कि बहुत सारे लोग जो स्पेशल हैं या कोरोना या दीगर बीमारियों में जो हैं वो उनको वो बीमारियां लाक हैं, तो उनको इस रिपोर्ट के आने से कितना फ़ायदा होगा? जिस तरह मतलब कि कोरोना जैसी सिचुएशन है तो उसमें तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आप अगर नहीं पास जा सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि बीमारी का ख़तरा होता है कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो सिचुएशन में तो ये चीज़ों को कैटर कर रहा है। और दूसरा जो है कि आपके घर में कोई माजूर अफराद हैं जो खुद काम नहीं कर सकते, या खुद मतलब कि खा पी नहीं सकते, या मेडिसिन नहीं टाइम पे ले सकते, या कोई डिसेबल पर्सन है जो बुज़ुर्ग हैं आपके घर में, उनको मसला है, तो उस सिचुएशन में ये बहुत कारआमद साबित होगा। और पूरी दुनिया में इसमें रिसर्च भी चल रही है, और हमने भी इसमें काम किया, और हमने एक प्रोटोटाइप तैयार कर दिया। वाजिद, ये हॉस्पिटल्स अच्छा, में भी यूज हो सकता है जहाँ पे कैंसर के पेशेंट होते हैं, रेडिएशंस का उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, और उनके पास उनके अटेंडेंट तो क्या डॉक्टर्स भी नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी यूज हो सकता है आपका रोबोटिक सिस्टम?
जी जी, ज़रूर हो सकता है। और मतलब कि मेन एप्लीकेशन ही हमारी जो बेसिक आइडिया है कि हमने पेशेंट को ही असिस्ट करने के लिए बनाया था, तो इसको मतलब हॉस्पिटल में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा वाजिद, एक और चीज़ आपने देखी, सहरिश आपने भी देखा होगा, अक्सर बहुत सारे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में हम देखते हैं ना कि जो मरीज खाना नहीं खाते हैं, द लाइटर मूड में। हरमीत, मैं वाजिद से ये पूछना चाहूंगी कि इनका रिपोर्ट जो है वो काम करता कैसे है, वो कैसे खाना खुद उठाता है या बनाता है? आ रहा हूँ, ये सवाल बड़ा मजे का था, अगर आप सुन लेती मेरे ख्याल में। तो सहरिश, बहुत सारी नर्सें होती हैं, गुस्से वाले होती हैं, अक्सर खाना खाते मरीज को ना गुस्सा कर लेती। तो टेस्ला के एक रिपोर्ट था, उसने अपने इंजीनियर पर हमला कर दिया था। ऐसा तो नहीं था कि खाना अगर मरीज को अच्छा ना लगे कहते ऐसे कि तैसी, कंट्रोल है इसमें? हाँ, इसका कंट्रोल है। इसमें आपको एक खाना जब रोबोट लेके जाएगा और आपको फिर डिटेक्ट करेगा कि पेशेंट कहाँ है, उसका मुंह कहाँ है, उसके पास जाके एक फासले पे वो रुक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा फासले से। ये भी है। और दूसरा ये है कि आप इसको रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं कहीं से भी, तो इसमें वो खतरा नहीं है हिट करने का। दूसरी आपने बात की नर्सेज की, वो तो अगर घर में भी अगर लड़ाई होगी, नहीं को खिला रहा, तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, जो सहरिश ने आपसे सवाल किया वो भी इसी से रिलेटेड था। सहरिश, आप रिपीट कीजिएगा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपका सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है, खाना कैसे वो मरीज तक लेके जाता है? इसमें हम इस तरह करते हैं कि एक फिक्स जगह पे खाने को रख दिया है और उसके बाद रोबोट ने वो खाना स्कूप किया है, तो वो एक जगह पे लेके आ गया। अब वो देखता है कि पेशेंट है कहाँ पे या पर्सन कहाँ पे है, तो फिर उसको जब वो कैमरे के थ्रू डिटेक्ट करता है और फिर उसके पास जब वो उसके पास पोजीशन आ जाती है, फिर वो जिधर एक खाना होगा वो उधर से लेके उसके पास जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे, अब जाहिर बात है जब एक प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट पर काम होता है, तो मुख्तलिफ मराइल से, मुख्तलिफ मुश्किलात से जो है आपको गुजरना होता है, मुख्तलिफ चैलेंजेस। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप 3 नौजवान जो हैं, किन किन चैलेंजेस से आपको गुजरना पड़ा, और ये टास्क जब दिया गया या आपने खुद लिया तो कितना बड़ा चैलेंज था आप सबके लिए? अच्छा, इसकी जो कहानी शुरू होती है ना, वो आपको मैं ज़रा बताता हूँ कि हमें एक आइडिया आया कोरोना में कि इस तरह के लोगों को असिस्ट किया जाए। और फिर 2022 में एक हमारा यूनिवर्सिटी में ना कंपटीशन हो रहा था, हैकाथॉन। तो उसमें हमें टास्क दिया था कोई ऐसा रोबोट बनाना या ऐसी डिवाइस बनानी है जो ह्यूमन लाइफ को असिस्ट कर सके। तो हम उस आइडिया पे काम कर रहे थे। तो ड्यूरिंग स्क्रॉलिंग हमारे पास ना एक चार्ली चैपलिन की वीडियो गुजरी, जिसमें वो बैठे हुए और मशीन ऐसे जाती है तो एकदम उनको हिट करती है खाना खिलाते हुए। तो वो एक मोटिवेशन जो आई थी रील से, और जो हमारा हैकाथॉन का प्रोजेक्ट था, और जो एक हमारा लार्जर आइडिया था, वो तीनों कंबाइन हो गए। तो इस तरह हमारे पास एक मतलब कि प्रॉपर रोड मैप बन गया कि हमने आगे लेके जाना। टैलेंट बहुत है, आप जैसे नौजवान बहुत है, हम देखते हैं कि ज़बरदस्त किस्म के, मुनफरद किस्म के कारनामे सर अंजाम देते हैं। किस किस चीज़ के हवाले से आप कहेंगे कि इन चीज़ों पर अगर फोकस किया जाए, जिस तरह पूरी दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दौड़ में बड़ी तेज़ जा रही है, हम भी उसको क्रॉस कर सकते हैं? अच्छा, इसमें यह है कि एक तो ये है कि आपको बचपन से इस तरफ रुझान रखना चाहिए और वालिदैन को भी इनकरेज करना चाहिए कि बच्चे इस तरह की चीज़ों में ले। और दूसरा एक चीज़ है कि जिससे हमें बहुत हेल्प आउट हुआ कि नस्ट में ही डिपार्टमेंट ऑफ मैकाट्रॉनिक्स जो है EME कॉलेज में एक ईयरली कंपटीशन कराता है जिसका नाम है नेशनल इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक कंपटीशन, NERC के नाम से, हर साल जुलाई में। हमने जब उसमें हिस्सा लिया तो उसमें हम जो डिफरेंट सिचुएशन से गुजरे, एक चीज़ को बनाया और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने देखा, तो उसने हमें काफ़ी हेल्प आउट किया था। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप शुरू में अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ पे आपको एक ग्रिप लाना चाहते हैं, तो NERC में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। वो हर साल जुलाई में होता है और उसमें डिफरेंट कंपटीशंस होते हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के। तो आप अपनी कैटेगरी में ही कम्पीट कर रहे होते हैं। वाजिद, मैं बहुत पीछे जाना चाहूँगी और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने ये सिस्टम बनाने से पहले सोचा क्या था, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और आपको लगा कि मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो दूसरों को हेल्प कर सके? आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग कोविड पूरी दुनिया एक मतलब के चली गई थी ऐसी सिचुएशन में जिसमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जो पेशेंट थे, जिस तरह आपने देखा है चाइना में या ओवरऑल पूरी दुनिया में, तो उनके पास कुछ जाने से कतरा रहे थे, क्योंकि उनके पास जाते थे इन्फेक्शन होती थी, वैक्सीन नहीं बनी थी, तो लोग फौरन मतलब के मर जाते थे। तो उसका हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसे चीज़ पे काम किया जाए जो उन लोगों को हेल्प आउट कर सके। तो हमारा बेसिकली आइडिया वहाँ से चला है और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उधर तक ही रुके। इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो हम उसकी पहले से ही तैयारी करके बैठें ताकि उस सिचुएशन में भी लोगों को बचाया एक जा और सके। चीज़, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त होता है कि मार्केट में चीज़ आ गई है, आप लोगों ने अपनी जो मेहनत थी उसको बरकरार लाके आप एक चीज़ को लेके आए, प्रोडक्ट को लेके आए। अब सबसे बड़ा जो दूसरा मरहला है मार्केटिंग करने के हवाले से, उसके हवाले से क्या कोई मनसूबाबंदी की गई है? क्या किसी ने राब्ता किया है इस प्रोजेक्ट के आने के बाद?
अच्छा, इसका ये है कि पूरी दुनिया में ना जो चल रहा है अभी जो कमर्शियल लेवल पे वो है पैसिव डिवाइस। जी। उसमें मतलब ये है कि खाना जहाँ से आप उठाते हैं और जहाँ पे फीड करते हैं वो फिक्स है। तो उसमें मतलब कि आप किसी को असिस्ट नहीं कर सकते, पेशेंट को या पर्सन को, फिर भी उसी फिक्स जगह पे ही आना पड़ता है। हमारा जो है वो एक रिसर्च एप्लीकेशन है, मतलब कि उसमें अभी रिसर्च में काम है एक्टिव। उसमें यह है कि खाना आप एक पर्टिकुलर जगह से, फिक्स जगह से ही उठाते हैं और फिर जो आगे खिलाने की जगह है वो पेशेंट पे डिपेंड करती है कि वो टिल्ट है या किस भी सिचुएशन में उधर कर सकते हैं। और इसमें ठीक जो है, मतलब कि वाजिद हमने अली देखा है कि हमारे साथ बाकी जो है वो मौजूद, उन्होंने एक असिस्टिव रोबोटिक सिस्टम बनाया है जो कि दूसरे लोगों को खाना खिलाता है। बहुत शुक्रिया वाजिद, आपने वक्त दिया। हरमीत, हमारे शो का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे भी और व्यूअर्स के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। सब खुश रहिए, आवाज़ रहिए और अपनी हेल्थ का स्पेशली ख्याल रखिए और देखते रहिए रोज़ सुबह 9 बजे गुड मॉर्निंग पब्लिक।